गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मेथड इन पैराएक्सियल ऑप्टिक्स। जो हमारी सेकंड यूनिट है, जो अभी थर्ड यूनिट है हमारी इसकी ऑप्टिक्स की, उसका हाफ पोर्शन हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। और जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हमारे पास है मैट्रिक्स मेथड इन पैराएक्सियल ऑप्टिक्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पैराएक्सियल ऑप्टिक्स क्या है, फिर देखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड क्या, कैसे हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, हमारे पास क्या रूल्स होते हैं। अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरह से करेंगे, दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें हम देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है कि ऑप्टिकल सिस्टम क्या है। आप पैराक्सियल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो डेट मीन्स हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिकल सिस्टम की स्टडी करेंगे उसमें, है ना। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पैराक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम क्या है। अब पैराक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ऑप्टिकल सिस्टम से हम क्या मतलब समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सिस्टम का मतलब होता है अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा या आपके पास कुछ नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और उन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को आप एक साथ लगा दो तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ऑप्टिकल सिस्टम बन जाएगा। और जैसे हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसके साथ आपने दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस अटैच कर दिया, तीसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस अटैच कर दिया, चौथा रिफ्रैक्टिंग सरफेस अटैच कर दिया। इन सब के कम्बिनेशन से जो आपका एक सिस्टम बना उसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सिस्टम बोलोगे। अब आपके पास, अब आपने बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे। अभी रिफ्रैक्शन तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन, कि अगर आपकी एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो बीच में आपने एक ऐसा कुछ सरफेस ऐसा लगा दिया जिसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, तो उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलोगे। और उस तरह के बहुत सारे आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सिस्टम बोलोगे। अब उसके बाद बात आती है पैराक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम क्या है। जब आपका जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम बना ना, उस ऑप्टिकल सिस्टम में अगर आपके पास स्मॉल एंगल्स होंगे, जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है, उस ऑप्टिकल एक्सिस और जो आपकी इंसिडेंट रे है उनके बीच में अगर एंगल स्मॉल हैं, ठीक है, तो आप उस सिस्टम को क्या बोलोगे, पैराक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम बोलोगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि एक ऑप्टिकल सिस्टम है हमारे पास, क्या हो गया, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। तो उन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कम्बिनेशन से एक सिस्टम बना जिसको आपने बोला कि ये ऑप्टिकल सिस्टम है, और पैराक्सियल कंडीशंस उस सिस्टम के ऊपर आपने लगा दी तो उसके साथ आपने बोल दिया दिस इज ए पैराक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम। अब हमारे पास अगर सपोज एक एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से एक इंसिडेंट रे है, उसके ऊपर इंसिडेंट होगी, उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर आपने उसका कितना रिफ्रैक्शन हुआ, कितना उस रे के पाथ में चेंज आया, वो आपको पता करना है, तो आप उसके ऊपर रिफ्रैक्शन के रूल लगा के पता कर लोगे। अब आपने जो आपका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस था उसके ऊपर इंसिडेंट रे हुई, एक रे इंसिडेंट हुई उसके ऊपर आके, उसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, उसने पाथ में चेंज कर लिया, जो रे निकली उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टेड रे। जो इंसिडेंट उसके ऊपर आके गिरी उसको तो आपने बोल दिया इंसिडेंट रे। अब जो उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको बोल दिया आपने रिफ्रैक्टेड रे। तो आपने रिफ्रैक्टेड रे निकाल ली पहले जो आपने इमेज निकाली या जो रिफ्रैक्टेड रे निकाली पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कंपैरिजन में। अब उसके आगे आपका क्या हो रखा है, एक और आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस रखा हुआ है। तो जो पहले पहले बल्कि उसको क्या बोलेंगे हम, जो एक ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, ठीक है,
उसके बाद एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण की दूसरी तरफ उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी। भाई मान लो एक मोमबत्ती जल रही है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है, बीच में आपने क्या रख दिया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस रख दिया, और आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में तो आपकी कैंडल रखी हुई है, और आप क्या कर रहे हो, उसके राइट साइड में खड़े होकर देख रहे हो। तो राइट साइड में जो आप देखोगे वो क्या देखोगे, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास होकर जो रेज आई उनके कारण जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो आपने देखी। अब उसके बाद एक और आपने रिफ्रैक्टिंग सरफेस रख दिया उसके आगे, ठीक है, एक तीसरा बंदा, ठीक है, आपके क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं और आपने 10 क्या ले लिए, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले लिए। आपने हर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद एक बच्चे को खड़ा कर दिया। अब आपने उस कैंडल की पहले बच्चे ने जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पहले के बाद इमेज देखी, अब दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो क्या बन जाएगा, वो जो इमेज थी वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही फिर तीसरे और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज आपको दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की दूसरी तरफ मिलेगी। अब वो जो दूसरी तरफ आपको इमेज मिली वो तीसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और ऐसे करते करते आपके पास क्या मिल जाएगा, फाइनली एक इमेज बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, जिसका इफेक्ट आपको किसके कारण दिखेगा, उन 10 के 10 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कारण दिखेगा। तो अगर आपको क्या करना है, फाइनल इमेज को कैलकुलेट करना है, तो अब आप क्या करोगे, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण जो इमेज मिली उसको फाइंड आउट करोगे, उसके बाद दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आपको जो इमेज मिलेगी उसको फाइंड आउट करोगे, फिर तीसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज बनेगी उसको फाइंड आउट करोगे। तो ऐसे करते करते आप 10 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए 10 इमेजेस फाइंड आउट करोगे, और फाइनली फिर उनको फाइंड आउट करने के बाद आपको एक फाइनल इमेज मिलेगी। लेकिन अब ये प्रोसेस कितना डिफिकल्ट हो गया है ना, जो मतलब आपने क्या किया, 10 अगर आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं तो 10 इमेजेस आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास 20 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो आपको क्या करनी है, 20 इमेजेस कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास 50 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं तो 50 बार आप कैलकुलेशंस करोगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, उतना ही आपका टास्क क्या होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को अब जो आपके पास प्रैक्टिकल ऑप्टिकल सिस्टम्स आप लोग पढ़ोगे आगे, अगर मान लो कोई ऑप्टिक्स में आगे हायर स्टडीज करता है, ठीक है, तो वो इन सभी जो आपके प्रैक्टिकल ऑप्टिकल सिस्टम्स होंगे, बहुत सारे आप क्या पढ़ोगे उसके अंदर, एक ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आप देखोगे, उसमें आपके पास 50 भी हो सकते हैं, 100 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाएगा कि आप पहले जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना उसके लिए इमेज निकालो, फिर दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज निकालो, तीसरे के लिए निकालो, 100 है तो 100th के लिए निकालो। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा, इस कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करके, कि आपके जो इमेजेस आएंगी उसको आप मैट्रिक्सेस की फॉर्म में मान लेते हो, और उस मैट्रिक्स के फिर क्या कर लोगे, आप ऑब्जेक्ट्स निकाल लोगे, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा एज कंपेयर टू कि आप अलग अलग निकालो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम पैराक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा करके हम इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब किस तरह से मैट्रिक्स मेथड हम अप्लाई करेंगे किसी ऑप्टिकल सिस्टम के ऊपर, अगर आपके पास 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, 4 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, 8 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, तो उसके ऊपर आप किस तरह से मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करोगे, तो हम आगे देखेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड में जाने से पहले हमें मैट्रिसेस के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए कि मैट्रिसेस हमारे पास क्या हैं और कितनी तरह की मैट्रिसेस होती हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि एक टिपिकल प्रॉब्लम है, आपके पास बहुत सारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, उसको सोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को, उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को ईजी बनाने के लिए आपने क्या कर लिया, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। तो उस मेथड, क्या वो मेथड है, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे,
अब वो देखने के लिए पहले हम पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस हमारे पास क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली आपके पास एक सिस्टम ऑफ m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर आपके पास m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं, मान लो 3 क्रॉस 2 मतलब टोटल 6 एलिमेंट है, और उन 6 एलिमेंट्स को आप क्या कर लो 3 रोज और 2 कॉलम्स में अरेंज कर लो, या 2 रोज या 3 कॉलम्स में अरेंज कर लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक मैट्रिक्स बोलेंगे। कि आप क्या करोगे, अपने एलिमेंट्स को m क्रॉस n नंबर्स की फॉर्म में आप क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे। एम क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये आपका एक एग्जांपल दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स दे दी ए इज इक्वल टू ए बी सी, आपकी पहली रो बन गई, डी ई एफ आपकी दूसरी रो बन गई। तो ये मैट्रिक्स किस तरह की है, जिसमें 2 तो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, एक रो में हम मूव कर रहे हैं। अगर आप वर्टिकली मूव करोगे तो उसको आप क्या बोलते हो, कि आप एक कॉलम में मूव कर रहे हो। हॉरिजॉन्टली मतलब आप ए से फिर बी पे जाओ, बी से फिर सी पे जाओ, दैट मीन्स यू आर मूविंग अलोंग ए रो। ये क्या इसको हम क्या बोले, दिस इज कॉल्ड ए रो। अगर आप वर्टिकली मूव करो, कि आप ए से डी पे आओ, या बी से ई पे आओ, या सी से एफ पे आओ, तो जब आप वर्टिकली मूव करोगे तो दिस इज कॉल्ड ए कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास होगी मैट्रिक्स किस तरह से बनी। अब हमारे पास हम देखते हैं कि कुछ किस तरह से मैट्रिक्स को हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहली आपके पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास केवल रो है, मतलब एक सिंगल रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो एक सिंगल ही रहेगी। जैसे m की वैल्यू हमेशा इस केस में, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करा, कि आपके पास m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं और वो m रोज और n कॉलम्स की फॉर्म में अगर आपके पास लिखे हुए हैं, तो उस फॉर्मूलेशन को हम एक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास उस फॉर्मूलेशन में अगर नंबर ऑफ रोज 1 है, m की वैल्यू 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा होनी चाहिए n की वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है 1,2,3 लिख रखा है, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या हो गई आपके पास, एक रो मैट्रिक्स। क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक सिंगल रो है। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमारे पास एक ही रो है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स तो 1 अपने आप में एक कॉलम बन गया, 2 अपने आप में एक कॉलम बन गया, 3 अपने आप में एक कॉलम बन गया। तो कॉलम तो इसमें कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, लेकिन रो कितनी है, एक सिंगल रो है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब उसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या हो, सिंगल एक ही कॉलम हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास m की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रेटर। m किसको रिप्रेजेंट करता है, m क्रॉस n ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो m किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो m ग्रेटर देन 1 का मतलब नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन 1, और n इज इक्वल टू 1 का मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 1 है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही कॉलम हो, लेकिन नंबर ऑफ रोज एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे पास ये जो सेकंड लिख रखा है कॉलम मैट्रिक्स, इसके अंदर जैसे हमारे पास क्या है, 1 2 3, ये कॉलम की फॉर्म में लिख रखा है। तो इसके अंदर क्या है, कॉलम तो एक सिंगल है। जब हम वर्टिकली मूव करेंगे तो हम एक ही लाइन में मूव कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी लाइन हमारे पास नहीं है। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो क्या होगा, पहली रो बन गई आपकी 1 वाली, दूसरी बन गई 2 वाली, तीसरी बन गई 3 वाली। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज तो क्या है, एक से ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सिंगल है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारे पास m और n की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल ना हो, जब m और n की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल ना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि वो एक रेक्टेंगल में भी क्या होता है आपके पास, जैसे मान लो लेंथ और ब्रेड्थ है हमारे पास, आपने एक प्लेन के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना है, तो उसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। जब लेंथ और ब्रेड्थ एक दूसरे के इक्वल नहीं होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है,
एंगल कितना बनता है उनके बीच में, 90 डिग्री का बनेगा जो आपकी दो साइड्स होंगी, लेकिन वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। आमने सामने वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। अगर नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होंगे, नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 के इक्वल नहीं होंगे। तो जहाँ पे m नॉट इक्वल टू n हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जब m आपके पास किसके इक्वल हो जाता है, n के इक्वल हो जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कि जब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अब जैसे मान लो सपोज ये जो जहाँ पे फिफ्थ है ना, जो डायगोनल मैट्रिक्स आपका लिख रखा है, इसमें हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है, अगर आपका इसका ऑर्डर की बात करो तो इसमें देख के पता लग रहा है कि 3 ही तो रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हुई, 3x3 की हुई। अब इसमें ना जो एलिमेंट्स आप देखोगे, जो पहला एलिमेंट्स है जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पहले एलिमेंट का मतलब हो गया कि जब आप, इसका मतलब हो गया कि ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। जहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसके बाद 1 के आगे जब इस रो में हम आगे मूव करेंगे तो आपको 0 मिलेगी। इस 0 का मतलब क्या हो गया कि ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, मतलब रो तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा है। तो इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा A12, जो ये 0 लिखा हुआ है। फिर उस 0 के आगे नेक्स्ट जो 0 लिखा हुआ है, बल्कि इसकी बजाय ना जो यहाँ रेक्टेंगुलर ये जो ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है ना, आर्टिकल 4.2 मैट्रिसेस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल एग्जांपल दे रखा है एक मैट्रिक्स A का। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसमें ABCDEF लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे इस जहाँ पे ABCDEF लिखा हुआ है, उस ABCDEF में जो पहला एलिमेंट है जो A है, उस A का मतलब क्या हुआ कि पहली रो है और पहला कॉलम है, तो A का मतलब हो गया A11 एलिमेंट है ये। B का मतलब क्या हो गया, रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा आ गया अभी ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, A12 एलिमेंट है ये। C का मतलब क्या हो गया, रो पहली लेकिन कॉलम तीसरा, A13 एलिमेंट है। ऐसे ही D का मतलब क्या हो गया कि दूसरी रो पहला सॉरी हाँ, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये A21 एलिमेंट हो गया। ई का मतलब क्या हो गया, दूसरी ही रो है और दूसरा ही आपके पास कॉलम है, तो A22 एलिमेंट हो गया। और F का मतलब क्या हो गया, दूसरी ही रो है तीसरा कॉलम है, तो A23 एलिमेंट हो गया। ये आया ना समझ में। तो अब जब हम डायगोनल मैट्रिक्स देख रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पे आपके पास जो ये हमने एग्जांपल लिया अभी ABCDEF वाला, इसके अंदर जो आपका A11 एलिमेंट हुआ और A22 एलिमेंट हुआ, मतलब जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों बराबर हैं। ध्यान से समझना इस बात को। एक मैट्रिक्स के अंदर जब रो का नंबर और कॉलम का नंबर बराबर हैं, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन सा हुआ, ए और ई क्या बन गए आपके पास, डायगोनल एलिमेंट बन गए, क्योंकि ए और ई में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल हैं। ठीक है। और वैसे हम जब हम बात करते हैं, अब इस अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स की तो कुछ वैल्यू होगी, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो और एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब कौन सा हुआ, जैसे ये जो फिफ्थ लिख रखा है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रखा है, तो पहला तो डायगोनल एलिमेंट हुआ A11 जिसकी वैल्यू 1 है। दूसरा डायगोनल एलिमेंट हुआ A22, मतलब जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम आ गए। और तीसरा डायगोनल एलिमेंट हुआ A33, जहाँ पे रो का नंबर भी 3 है और कॉलम का नंबर भी 3 है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसकी तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और इस डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बच गए उन सभी की वैल्यू 0 हो गई। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, जहाँ पे केवल
डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपके पास जीरो हो जाएंगे। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और हम देख चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, कॉलम और रो का नंबर दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अब उसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसकी कुछ वैल्यू होने की बजाय उसकी वैल्यू यूनिटी हो जाए, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उसके अलावा तो सारे एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स की भी वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब आपके पास क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स में सभी वैल्यूज जीरो हो जाएं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो चारों जो आपके एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं। अगर 2x3 की मैट्रिक्स है तो 6 के 6 एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ टू मैट्रिसेस। ये तो हम लोगों ने जब मैट्रिक्स हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, तो अगर हमें क्या करना हो, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दे रखा है कि मैट्रिक्स ए है आपके पास ए बी सी डी ई एफ, मैट्रिक्स बी है जी एच आई। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, पहली रो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, मतलब जो आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो मैट्रिक्स ए आपकी पहली मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स बी दूसरी मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स ए का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसकी तो पहली रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए की पहली रो कौन सी होगी, ए बी सी, और मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम कौन सा हो गया, जी एच आई, ए की कॉलम है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जी एच आई। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जी के साथ, बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एच के साथ, और सी मल्टीप्लाई होगा आई के साथ। मतलब जो पहली रो के जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली रो के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई और होंगे, और फिर उन सबको हम ऐड कर देंगे। जो एडिशन के बाद आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, जो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स सी मिली, सपोज हमें ए क्रॉस बी को, हमने ए इंटू बी को हमने क्या मान लिया, मैट्रिक्स सी मान लिया। तो उस मैट्रिक्स सी का जो पहला एलिमेंट मिलेगा, पहली रो का पहला एलिमेंट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, जो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के पहले क्या करेंगे, जो पहला रो है उसको मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो अलग अलग जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको ऐड करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स सी का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे इसमें क्या हो गया, इसमें दिखा रखा है ये ए बी सी डी ई एफ आपकी पहली मैट्रिक्स है, जी एच आई आपकी पास दूसरी मैट्रिक्स है। तो जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई सी, उसका जो पहला आपका पहली रो बनी, पहली रो का पहला एलिमेंट बना, वो क्या बन गया, जो आपने ए बी सी और जी एच आई का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और उनको ऐड कर दिया। मतलब ए को जी के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस बी को एच के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस सी को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, आई के साथ मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उसका पहला एलिमेंट मिल गया। अब उसका पहली रो का दूसरा एलिमेंट कैसे मिलेगा, कि पहली रो को आप क्या करो, जो आपकी मैट्रिक्स ए की पहली रो है उसको आप मैट्रिक्स बी के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे दूसरा कॉलम है ही नहीं, सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसलिए वो चीज़ जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, केवल पहली रो के अंदर एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो अब आप दूसरी रो पे आ जाते हो। फिर दूसरी रो में भी आप क्या करोगे, दूसरी रो को आप उसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा आपको डी जी प्लस ई एच प्लस एफ टी मिल जाएगा। जब आप उसकी दूसरी रो को
दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे दूसरा कॉलम एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगी, और जिसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2x1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। इसमें एक और कंडीशन आपके पास होती है, जब आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या कंडीशन होगी आपके पास, पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए, तभी आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर m1 क्रॉस n1 ऑर्डर की पहली मैट्रिक्स है और m2 क्रॉस n2 ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स है, तो अगर n1 m1 के इक्वल होगा तो आपके पास आप बोल सकते हो कि वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, अदरवाइज हम उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली पहली मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज दूसरे के अंदर उतने ही, नहीं, पहली मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम दूसरे के अंदर उतनी रो होनी चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो जितनी पहली रो में एलिमेंट हैं, जितने पहली रो में एलिमेंट्स है उतने ही आपके पास क्या हो जाएंगे, पहले कॉलम के अंदर आपके जितने पहली रो में एलिमेंट्स हैं उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम में होने चाहिए। मतलब क्या हो गया, इसमें अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम कितने होने चाहिए, कितनी रोज होनी चाहिए, इसके मान लो 3 कॉलम है तो उसकी रोज कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया। अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप ए क्रॉस बी करो और बी क्रॉस ए करो तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर आप ए को पहले पोजीशन पे रखो और बी को दूसरी पे रखो, मतलब ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो दोनों चीज़ें सेम नहीं आएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर सेम आती तो हम बोलते कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन सेम नहीं होती मैट्रिक्स के केस में, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट फॉलोइंग दी कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मतलब अगर आप ए को बी के साथ और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आप क्या कर सकते हो, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। या हम क्या कर लें, पहले बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो रिजल्टेंट आया ए को उस रिजल्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये इस तरह से फॉलो करता है तो वी कैन से दैट कि दिस इज फॉलोइंग एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करती है। मतलब हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी और सी के सम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या, जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे हो सकता है कि मैट्रिक्स ए को पहले मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसमें क्या ऐड कर दें, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करके, या फिर हम क्या करें, मैट्रिक्स बी को और सी को पहले ऐड कर लें फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब ए इंटू बी प्लस सी का मतलब ये हो सकता है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया। तो वी कैन से दैट कि दिस इज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैट्रिक्स आपके पास कैसे बनती है, तो हम अगर मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे दे रखा है मैट्रिक्स फॉर्मेशन में आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहली है x1 इज इक्वल टू a1 y1 प्लस b1, सॉरी ay1 प्लस by2, x2 इज इक्वल टू cy1 प्लस dy2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x1 x2 को तो हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है, एक कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया, दैट इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy1 प्लस dy2। उसको भी दो रोज के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब x1 किसके इक्वल हो गया, ay1 प्लस by2, और x2 किसके इक्वल हो गया, cy1 प्लस dy2। अब ये जो ay1 प्लस by2 था और c, ये मैट्रिक्स बन रही थी जो जिसके अंदर दो ही एलिमेंट्स थे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ए बी सी डी इंटू y1 y2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही रिजल्टेंट आएगा, ay1 प्लस by2, और नीचे वाला जो आपका सेकंड रो बनी उसमें cy1 प्लस dy2 ही आएगा। ऐसे ही अगर y1 की वैल्यू ez1 प्लस fz2 है और y2 की वैल्यू
GZ1 प्लस HZ2 है, तो Y1 Y2 मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, EF इंटू EF पहला EF GH मैट्रिक्स इंटू Z1 Z2 के इक्वल हो जाएगी। और अब हम क्या कर देंगे, y जो ये आपका इक्वेशन 4.6 थी ना, इसमें Y1 Y2 की जगह आप क्या पुट कर दो, अगर Y1 Y2 की वैल्यू पुट कर दो तो X1 X2 किसके इक्वल हो जाएगा, ABCD मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद EF GH मैट्रिक्स इंटू Z1 इंटू Z2। तो ये आपकी इसकी क्या होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई। मतलब आपका क्या हो गया कि पहला एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे हम बोल रहे थे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके कारण आपका वेरिएशन आया ABCD का, ठीक है। अब आपके पास दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके कारण EFGH का आया, तो EFGH मैट्रिक्स का वेरिएशन आया। तो जब हमने रिजल्टेंट देखा तो उसमें हमने क्या कर दिया, उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास इक्वेशन 4.13 आप देखोगे ना, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगी, आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो X1 X2 था इसको आपने कैपिटल X के इक्वल मान लिया, इस मैट्रिक्स का नाम आपने कैपिटल X दे दिया, जो आपकी ABCD मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद EFGH मैट्रिक्स था, इनकी मल्टीप्लिकेशन को आपने नाम B का दे दिया, और जो आपका Z1 Z2 था इसको आपने नाम दे दिया Z का। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, BZ के इक्वल हो जाएगा। और जिसमें B क्या है, ABCD मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद EFGH मैट्रिक्स। तो उन दोनों का फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही रूल जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी पहले देखा था कि पहली रो पहला कॉलम, मतलब पहली रो का मतलब A इंटू E प्लस B इंटू G। दूसरे एलिमेंट के लिए पहली रो दूसरा कॉलम A इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। अब सारे कॉलम खत्म हो गए तो अब हम क्या आ जाएंगे, दूसरी रो पे आ जाएंगे। दूसरी रो पहला कॉलम, तो वो दूसरी रो का पहला एलिमेंट बन जाएगा CEDG, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम CF प्लस DH। इस तरह से आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। और अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट A किसके इक्वल होता है, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम A को D के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और B को C के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD माइनस BC के इक्वल इसका डिटर्मिनेंट आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, मैट्रिसेस हैं। ये आपने वैसे पढ़ भी रखी थी पहले, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से, क्या रिफ्रैक्शन के रूल्स हैं आपके पास, एंड किस तरह से हम मैट्रिक्स मेथड को, जब हम पैराएक्सियल ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो मैट्रिक्स मेथड को किस तरह से पैराएक्सियल ऑप्टिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है अभी, थैंक यू।